नेताओं ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकी है। पांचवें चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आए और जनता के सामने अपने अपने वादों और दावों की बात कहते हुए दिखाई दिए। पांचवें चरण का मतदान कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ जहां रामनगरी अयोध्या है, तो वहीं अमेठी समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं पांचवें चरण में जनता भी एक अहम भूमिका निभाने जा रही है। और क्या है पांचवें चरण का सियासी समीकरण और इसे साधने के लिए क्या है नेताओं की जुगत, इसी पर करेंगे आज हम अपनी चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अब समापन की ओर बढ़ रहा है। 4 चरणों के चुनाव के बाद अब 5वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सभी पार्टियों के सितारे जमीन पर उतरकर जनता से वोटों की गुहार लगाते नजर आए। बात करें सीएम कैंडिडेट और बीजेपी के फायर ब्रांड प्रचारक योगी आदित्यनाथ की, तो धर्मनगरी चित्रकूट में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर से जनता से कमल खिलाने की अपील की। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि लालापुर का विकास इतना करेंगे कि दुनिया के अंदर एक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। ये समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से डकैतों की समर्थक पार्टी है, आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, दंगाइयों की समर्थक पार्टी है। हर पेशेवर माफिया, दंगाई, डकैत समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, तो समाजवादी पार्टी भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरे फॉर्म में नजर आई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बहराइच में कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही चुनाव में सत्ता में वापसी का भी दम भरा। ये लोग हार गए हैं, ये सरकार जाने वाली है। बड़ा समर्थन मिल रहा है इस बार। ऐसा समर्थन जनता का कहीं मैंने नहीं देखा होगा जो समर्थन मिल रहा है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा, चौथा चरण खत्म हो चुका है और मुझे तो लगता है कि चौथे चरण के में ही डबल शतक लगा दिया है गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने। इधर लंबे समय से यूपी की सत्ता के सुख से वंचित कांग्रेस भी 2022 के इस चुनाव में प्रियंका और राहुल गांधी के जरिए इस बैतरणी को पार करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश को परवान चढ़ाने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के जरिए कांग्रेस के पुराने गढ़ प्रयागराज में जनता के दरबार में हाजिरी लगाई। तो वहीं पार्टी के एक और पुराने गढ़ अमेठी का किला बचाने के लिए भाई बहन की जोड़ी मंच से हुंकार भरती नजर आई। मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गई, वहां मुझे बच्चे मिले सारे बेरोजगार, कोई आईटीआई पास, कोई एमए पास, कोई बीएससी पास, सारे अच्छी तरह से क्वालिफाइड, लेकिन बेरोजगार। तो आपने तो इसलिए तो नहीं बड़ा किया ना कि कोई भविष्य ही ना हो, कि बोरा मिलते रहे राशन का और उसी पर आप निर्भर रहे। ये एक साजिश है इन राजनीतिक दलों की, आपको गरीब रखने की, आपका पेट खाली रखने का, ताकि आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर पाए। रोजगार की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किसान, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी और उसके मित्रों ने तोड़ दिया है। मतलब अब आपको जो भी करना है कर लो, उत्तर प्रदेश में जो भी करना है कर लो, मगर आपको इस प्रदेश में, आपके बच्चों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। 4 चरणों के चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 5वें चरण के मतदान पर टिकी हैं। 5वें चरण का ये मतदान पूर्वांचल और अवध के कई हिस्सों में होना है। अब जो भी पार्टी प्रदेश के इन हिस्सों को साधने में सफल हो जाएगी, वो सत्ता का आधा सफर पूरा कर लेगी।
क्योंकि 5वें चरण के चुनाव के साथ ही स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि 5वें चरण के चुनाव में बाजी मारकर कौन सी पार्टी सिंहासन के नजदीक आती है और कौन सी पार्टी के हिस्से में वनवास आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। तो 5वें चरण का चुनाव 27 फरवरी को होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज जो है चुनाव प्रचार का शोर जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि थम जाएगा यहीं पर। फिर छठे चरण के लिए जो राजनेता है वो चुनावी रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले जो 5वें चरण में तमाम बातें कही गई हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ 3 मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं सुधा मिश्रा है कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और अभिषेक वाजपेयी जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही MH1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सुधा मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव 27 तारीख को होना है, लेकिन अब जाकर के राहुल गांधी जो हैं अपने किले यानी कि कांग्रेस का गढ़ यानी कि कांग्रेस के दुर्ग को बचाने के लिए दोनों भाई बहन जो है वो अब उतर आए हैं। राहुल गांधी 4 चरणों के बाद आए हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि अब उनके आने से जो कार्यकर्ता है उनको मजबूती मिलेगी, जनता बातों को समझ पाएगी और ऐसा उन्हें लगेगा कि हाँ, राहुल गांधी भी अमेठी के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि अमेठी के कम से कम 4 सीट ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का कब्जा है और एक पर सपा का कब्जा है। कांग्रेस का बिल्कुल नहीं है, खाता खाली है। जी, खाता खाली होना और खाता खुलना दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसमें खाता खुलना नहीं है। हम जिस स्तर पे काम कर रहे हैं उसमें खाता खुलने की बात नहीं, बल्कि हम पूरी तरह से सरकार में आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता उन स्थितियों को समझ रही है। हमें हवाबाजी कहने करने की और जुमले फेंकने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी जहाँ थे वहां पे अपने कार्य को कर रहे थे। कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि वो ना आ पाए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता उनके कार्य नहीं कर रहे थे। हाँ, उनके आने से जरूर मनोबल मिलेगा। और हमारी प्रियंका बहन लगातार आप देख ही रहे 3-4 सालों से यूपी में जो लोगों की जरूरत थी उन जरूरतों में कौन खड़ा रहा है, किसने अत्याचारों पे, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा किस तरह से उनको कहीं भी जाने से रोका गया, कितने दिनों तक उनको बाहर, एक ऐसे वरिष्ठतम नेता को जाने से रोका गया, उनको कितनी यातनाएं दी गई, उनके ऊपर पुलिसिया प्रहार भी किया गया, ये सब चीजें की गई। उससे हम लोग हताश नहीं हुए, क्योंकि हमें मालूम था कि हर व्यक्ति तभी तक अपने उस कार्य को कर सकता है तब उसके पास लॉ एंड ऑर्डर का अथॉरिटी मिला हुआ है। अब वो समय आ गया है, बदलाव आ गया है, जनता समझ गई है। और आप जानती हैं कि जमीन के स्तर पे कोई कार्य नहीं किया गया। जुमलेबाजी की बात आप देख ही रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी बोलते बोलते कह जाते हैं कि 12वीं पास करने के बाद अब इंटरमीडिएट में एडमिशन लीजिए और आपको लैपटॉप फ्री देंगे। तो फिर जुमलेबाजी तो कुछ भी हो सकती है। हम जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करते हैं। जमीन स्तर पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, तभी इन्हें ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है कि जबान फिसल जा रही है। हम उनको दोष नहीं दे रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है जब मालूम चलेगा कि हम सत्ता से बाहर हो रहे हैं। सुधा जी, राहुल गांधी उत्तराखंड गए, गोवा गए, पंजाब में उन्होंने कमान संभाली, वो दूर क्यों रह गए उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से इतनी दूरी रखी है कि आज 4थे चरण या 5वें चरण का जब चुनाव होना है तब आए हैं। नहीं, कोई दूरी नहीं रखी उन्होंने। आप जानते हैं कि एक साथ 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे और एक व्यक्ति हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है। तो उनकी जब वहां से अपनी चीजें हुई तो जब उनको मौका मिला वो आए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ थे नहीं, उन्होंने जनता को संबोधन हमेशा किया। वहां पहुंच पाना भले लेट हुआ, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ उपस्थित थे। उनकी बातें, उनके आदर्श, उनकी कार्यशैली, उनके जो उद्देश्य है वो हमारे साथ था और हम उसी के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे जी, आज आपने सुना होगा राहुल गांधी ने अमेठी से हुंकार भरी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर मौजूद रही और तमाम आरोप जो है वो लगे कि खाता खाली रखने दिया गया है, शिक्षा नहीं दी गई है, रोजगार यहां पर लोगों को नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। और इस तरह की एक व्यवस्था बना करके सरकार की तरफ से रख दी गई है ताकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं दबे रहे, सरकार के अंडर में रहे, जनता जो है वो दबी रहे, अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। इस तरह के तमाम आरोप अपनी रैली के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगाए। देखिए, आदरणीय राहुल जी और आदरणीय प्रियंका जी, ये लोग उत्तर प्रदेश से पॉलिटिकल टूरिज्म पे आते हैं। इनकी यात्रा चुनाव बाद चलती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है, पुनः ये चले जाते हैं मम्मी के पास से, कुछ दिवस नानी के पास चले जाते हैं। तो राहुल जी को तो उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से समझ गए, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार भी दिया, चले गए। यहाँ से केरल और उत्तर प्रदेश से उनका मामला साफ हो गया।
वो नानी के गांव जाने में विश्वास रखते हैं, तो वो ठीक है, उनकी बात है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं दिया गया, शिक्षा नहीं दी गई, तो मैं उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में खासतौर से 2 साल से कोरोना रहने के बावजूद भी 6 यूनिवर्सिटी खोली गई, 6 यूनिवर्सिटी खोली गई, जिसमें से 44 मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश में हो गए, मेडिकल कॉलेज हमने खोले। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार का स्तर ये रहा कि समाजवादी और बसपा दोनों लोग 10 वर्षों की सरकारों में मात्र 2,13,000 नौकरियां देता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 वर्षों में कोरोना काल 5 वर्षों में, जिसमें 2 साल कोरोना काल रहा, उसमें हमने सरकारी नौकरियां 4,68,000 दी। तो 5 लाख 3 से 5 लाख हमने संविदा पर नौकरी दी, और 44 लाख और संगठित क्षेत्रों में हमने नौकरियां दी है। तो ये तो, और उसके बावजूद भी उस समय जब दुनिया में कोरोना काल अपने बड़े असर से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा था, और रही बात ये उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश यही जगह था जहाँ पे विधानसभा का हुआ करता था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट मात्र 1 लाख करोड़ का अखिलेश जी सरकार में आया हुआ था। आज उत्तर प्रदेश में 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर माहौल दिया, बेहतर प्रशासन व्यवस्था दी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा बड़ा ऐसा राज्य है जहाँ पे कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आया हुआ है 10 लाख करोड़ का, जिसमें से 3 लाख करोड़ के बेहतर इन्वेस्टमेंट को हमने धरातल पर उतारा है। और आने वाली हमारी सरकार जो कि 10 लाख इन्वेस्टमेंट, 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ी दृष्टि करी होगी, और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, परंतु उनको समस्या ये नहीं है। ठीक है, सुधा जी कुछ कहना चाह रही है, अपनी बात को वो रख ले, उसके बाद मैं अभिषेक जी के पास चलूंगी। सुधा जी आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद में अभिषेक की। मैं हमारे भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो जरूरी चीजें, सूचनाएं जो है सबके पास इंफॉर्मेशन है। आपने जो बहाली की है, जो नौकरियां दी हैं, वो पहले की थी, रोकी हुई थी, वो नौकरियां उनको मिल गई, तो उसको मत गिनिए, उसको बार बार क्यों गिन लेते हैं आप लोग? जो पद खाली पड़े हुए हैं 5 सालों से, आपने उनको तो भरा ही नहीं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जिसमें आपने एग्जाम करवाए सब आपने उसको रद्द करवा दिए, सब किसी का पेपर लीक हो रहा है, किसी का कुछ लीक, प्रश्न पूछने में आप लोग कहते हो कि कुछ अव्यवस्था रह गई, लेकिन ये चीजें हो रही है ना, इसका उत्तर आपको देना चाहिए। उसके साथ ही साथ सरकारी नौकरियां नहीं भरी गई, नहीं, हाँ मेरी बात पूरी भाई, फिर आप अपना बोलेगा। जब नौकरियां थी तब क्यों नहीं भरी गई, प्रश्न इसका है। आपको ही पता है कि बेरोजगारी की दर दुगनी बढ़ जाती है 1 साल के अंतर, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए था, जो कि सही हुआ था, स्तर घटा था, अचानक वो दुगनी हो जाती है। आपके पास पद थे, संसाधन थे, लेकिन आपने उन पदों को बिल्कुल नहीं भरा हुआ है। मुझे वो सब संख्या गिनाने की जरूरत नहीं है। मोहन पांडे सर, भैया आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सब तथ्य है, इंटरनेट सब कुछ मौजूद है। हमने जो RTI का जो सूचना का अधिकार मिला था, सब लोग उसको मांग लेते हैं अधिकार, और उस अधिकार से उसको पता चल जाता है। इसीलिए आप लोगों की जो बौखलाहट है वो दिख रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबके पास है, हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपने जो रोजगार देने की बात की है वो आपकी थे ही नहीं, उस समय निकाले ही नहीं गए थे, उसको कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, आपने उसको दिखा दे कि हमने दे दिया। ठीक है, चलिए कृष्णमोहन पांडे जी के पास मैं चलूंगी। कृष्णमोहन पांडे जी आपके पास आऊंगी आपके पास। हमने भर्तियां इतनी की नहीं, और क्या इसकी पूर्व की सरकारों ने इतनी भर्तियां की नहीं? उत्तर होगा नहीं। तो हमने यदि भर्तियां की है तो हम क्यों लेते हैं? उत्तर प्रदेश में हमने रोजगार किया है, उत्तर प्रदेश सिर्फ सरकारी नौकरियां आएंगी, रोजगार है। तो मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में और देश में इतने बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी सारे बेरोजगार है, जीवन जीने के साधन रोजगार हो सकते हैं। और वो हमने मैं अभिषेक जी के पास चलती हूँ, काफी देर से बैठे, मैं अभिषेक जी के पास चलती हूँ। 4 लाख अभिषेक जी, अगर समीकरण को देखें, क्योंकि अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव होना है, जिसमें MY समीकरण, जिसके जरिए आप लोगों ने अभी तक 4 बार जो है सत्ता हासिल की है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन इस बार आप लोगों के साथ OBC भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत स्थिति के साथ आप 5वें, 6ठे और 7वें चरण में उतरने वाले हैं। देखिए किरण जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आंकड़े पटल पर रखना चाहता हूं जी। हमारे मित्र कृष्णमोहन पांडे जी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और पूरा झूठ बोल रहे थे, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 13 दिसंबर 2021 को संसद के पटल पे एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें तकरीबन 1,22,555 पद खाली पड़े हुए थे, जो कि यूपी कोटे के थे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो सेना में भर्ती के लिए थे। तकरीबन उसमें 10,000 पद सैन्य अधिकारियों के थे, उनमें से मुझे बता दें कितने दिन में भर्ती कर दिए फुलफिल। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, उन्होंने कुछ आंकड़े और भी झूठे रखे हुए। तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही खाते से जो यूपी कोटे का पूरा ओवरऑल जो आंकड़ा आता है 2,84,735 आता है, उनमें से इन्होंने एक भी वैकेंसी फुलफिल करने का काम नहीं किया हुआ। दूसरी बात, नंबर तीसरी चीज, इन्होंने जो आंकड़े दिए उनमें से शायद ये भूल गए, डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्स
इनमें से तकरीबन आज की डेट तकरीबन 46,248 पद हो गए हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनके पद भी मैं जोड़ रहा हूँ। लगभग 46,000 के मोटा मोटा आप 47,000 आप समझ सकती हैं पद। उनमें से डॉक्टरों की भर्ती कितनी हो गई, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि 1,96,000 वैकेंसी आज की डेट में हो गई है, जो होमगार्ड, पुलिस और जो आपके कांस्टेबल होते हैं उनकी वैकेंसियां हैं, जो उसका भी आंकड़ा इन्होंने पेश नहीं किया हुआ अभी तक। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। देखिए ये जनता जनार्दन है और जनता ने समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद और प्यार अपना दे चुकी है। तकरीबन 5वें चरण में हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के पास पहुंच जाएंगे, इसमें हमें किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं है, संदेह नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जनता जनार्दन ने आज तक किसी को इतना प्यार नहीं दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की या हमारी समाजवादी पार्टी की जो भी विजय रथ यात्रा होती है या भी जो भी रैली होती है, वहां पर जनता की दीवानगी देखने के लिए आज आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जी की दीवानगी कितनी है, क्योंकि वो जनता जानती है कि रोजगार के मुद्दे पर अगर कोई बात कर रहा है, जनता की आवाज उठाने पे कोई बात कर रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। महिला सुरक्षा के लिए कोई बात कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। महिलाओं के लिए कोई बात कर तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। उसका मैं ताजा उदाहरण आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपने देखा कि अभिषेक जी कांग्रेस की तरफ से भी तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया है। अगर बेरोजगारी या रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो कांग्रेस की तरफ से भी तो मैनिफेस्टो में कई तरह की बातें रखी गई हैं। किरण जी वो हर व्यक्ति का अपना राइट है कि वो हर पार्टी का राइट है वो अपने मैनिफेस्टो में क्या करता है, किसके लिए क्या करता है, वो अपने हर किसी का जो 40% उन्होंने उम्मीदवार के तौर पे महिलाओं को उतारा है, उस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से तो नहीं उतारा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं को इस तरह का सम्मान नहीं दिया गया। किरण जी अपना प्रश्न वापस से दोहरा पाएंगे? जी मैं कह रही हूँ कांग्रेस की तरफ से 40% महिलाओं को उतारा गया। चलिए मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दिया गया हो, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो 40% महिलाओं को उतारा गया है उम्मीदवार के तौर पे। समाजवादी पार्टी में तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए हर पार्टी का मैनिफेस्टो अलग अलग होता है। नंबर 1, हमें जिस चीज की जरूरत है और वहां पे मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूँ, ना मैं कांग्रेस पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके प्रश्नों का जवाब सुधा जी खुद देंगी, वो मेरा अपना कर्तव्य नहीं है। लेकिन अभिषेक जी आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा सब कुछ समाजवादी पार्टी कर रही है, यानी शिक्षा पे बात, रोजगार पे बात, महिलाओं के लिए बात, सब समाजवादी पार्टी करिए। इसलिए मेरा यह सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से जब महिलाओं को 40% उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई पहल क्यों नहीं की गई, अगर महिलाएं इतनी ही महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए महिलाओं के लिए भागीदारी की हमने बात की हुई है, हमने कोई परसेंटेज तय नहीं किया। अगर महिलाओं की काबिलियत पुरुषों से बहुत ज्यादा है या किसी छुपा नहीं हो तो बहुत जगह पे हमने महिलाओं को भी टिकट दी। आप देखिए कि स्वयं राजधानी से हमने पूजा शुक्ला जी को दिया हुआ टिकट, तो ये कोई कंसर्न नहीं है। हमारे लिए प्रमुखता यह है कि एक महिला अगर लीडर हो करके अपनी बातों को प्रमुखता से रख करके आगे बढ़ा सकती है तो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए वो सम्मान। और सबसे बड़ी चीज दूरदर्शिता की है, हमको वो चीजें देखनी है कि आगे हम कहां पे लेकर के जा सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने के बाद कई प्रमुख पदों पे आप महिलाओं को देखेंगी जो प्रमुखता के तौर पे हमने पहले से प्लानिंग कर रखी हुई है इसको कैसे क्या काम करना है हमें। ठीक है, कोविड काल में ठीक है, जो तमाम अपनी बातें कही है बीजेपी के लिए कि इतना प्यार पहले कभी नहीं मिल रहा है और इस बार ये सरकार जाने वाली है। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी। वही सुधा जी आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा, जो महिलाओं की सम्मान की बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से यहाँ पर ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से लेंगे। फ्रांस ब्रिटेन ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਚਾਹ ਚ ਚੀਨੀ ਫੇਰਨੀ ਪਾਈ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਚੀਨੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੇ
ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਣਗੇ, GDP ਵਧੂਗੀ। ਯਾਰ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, 150 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਚੀਨੀ। ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ? ਯਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹ 'ਚ ਚੀਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਚੀਨੀ ਉਧਾਰ ਲਿਓ। ਹੈ ਸਾਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਆਹੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿੱਕੀ ਜਾਣਾ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। BA MA MBA ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ BA MBA ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਖੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮਚੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, OPM ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਫੀਮ ਖਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਹਟਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੀਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਫੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਈ। ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ चाहिए है कि नहीं? भाजी बहुत। तो लगातार हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं और अगर हम 5वें चरण के चुनाव को देखें तो सीधे तौर पर यहां पर बात निकल करके आती है कि बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि अपने पुरानी जीत को उन्हें उसी तरह से कायम रखना है। वहीं समाजवादी पार्टी है जो एक सीट जीत करके आई थी और उन्हें कहीं ना कहीं यहां पर जीत को आगे बढ़ाना है। अगर कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें तो इन्हें अपना खाता खोलना है। इसलिए यह चुनाव जो है और खासतौर से 5वें चरण का जो ये चुनाव है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है तमाम राजनीतिक दलों के लिए और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसी पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। और सीधे मैं कृष्णमोहन पांडे जी के पास चलूंगी। कृष्णमोहन पांडे जी, आज अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर कहा है कि ये जो सरकार है वो हार गई है, ये सरकार चली जाएगी 2022 में और इतना प्यार जनता से मिला है ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और यही बात यहां पर अभिषेक जी भी कह रहे हैं। देखिए, इतना प्यार मिला है आदरणीय अखिलेश जी को कि वो पहले से लेकर 4थे चरण के चुनाव में शायद इस बार 3 नंबर पे रहे, 2 नंबर पे बहुजन समाज पार्टी रहने वाली है। और मैं पुनः एक बार शब्द को दोहराता हूँ कि इतना प्यार मिला है कि आगामी अखिलेश जी 11 तारीख से टिकट करा के लंदन जाने वाले हैं। और अखिलेश जी समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास परिदृश्य को देखकर, सुरक्षा को देखकर, यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को, भारतीय जनता पार्टी के बेहतर समन्वय विकास को देखकर एक बार ढेर सारा प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया। और भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को सरकार बनाने जा रही है और पुनः एक बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वही बात अभी आपने सुना होगा आदरणीय अभिषेक जी, आऊंगी आपके पास। अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। आदरणीय डिम्पल जी ने एक शब्द कहा है आज कि योगी जी के जो कपड़े का रंग है वो जंग के साथ दिखता है। तो ये वो लोग हैं जो जिनको भगवान रंग से समस्या है, जिनको भारतीय संस्कृति से समस्या है, परंपरा आदर्श से समस्या है, ये वो लोग हैं जो भगवान रंग, भारतीय सनातन संस्कृति, भगवान राम के मंदिर से, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मंदिर से और भगवान कृष्ण के मंदिर से डर लगता है इनको तो आतंकवादियों से, भ्रष्टाचारियों से, दंगाइयों से, इन सारे लोगों से प्रिय है। और ये उन्हीं के साथ रहना बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उसका भविष्य सुरक्षित किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके
उनके लोग आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो महंगाई है कब जारी है, जो सरकारी जमीनों पर लोगों के जमीनों पर कब्जा किए हैं, उनके कब्जा को छुड़ाने का काम और उस कब्जे उस जमीन पर बिल्डिंग बनाकर और फ्लैट बनाकर गरीबों को देने का काम कर सकता है, तो कुछ आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इलाहाबाद में अभिषेक जी आप अपनी बात को रख लीजिए। सरकारी जमीन को तोड़कर फ्लैट बनाकर गरीबों को देने का काम शुरू कर दिया गया। किरण जी, मैं अपने मित्र कृष्ण मोहन जी से कहना चाहता हूँ कि लहर बड़ी करारी है, साइकिल सबसे भारी और साइकिल के नीचे कमर का फूल आ चुका है, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो। और बाबा मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है, तो इस चीज को तो आप भूल जाइए, क्योंकि वो बुलडोजर करते हैं। शायद आपको पता होना चाहिए कि बुलडोजर कभी जोड़ नहीं सकता, वो तोड़ने का काम कर सकता है, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता में ही जंग लग चुका है। तो आप लोगों की आपने पूरे उत्तर प्रदेश को जंग रूपी मानसिकता से ग्रसित कर दिया हुआ है। आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे जंग लगा दिया हुआ है। आपने बेरोजगारों के लिए भी जंग का काम किया, क्योंकि आप उनको रोजगार दे नहीं सकते, आप महिलाओं से बात कर नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, किसी भी मुद्दे पर को कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप लोग ठीक है कृष्णमोहन पांडे जी, एमवाई समीकरण पे मैं आपसे एक सवाल चाहूंगी, एक सवाल का जवाब चाहूंगी। एमवाई समीकरण हम समाजवादी पार्टी के साथ देखते हैं, मुस्लिम और यादव गठजोड़, और इसके साथ अब ओबीसी भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, दारा सिंह चले गए हैं, तो एक अच्छी पैठ है उनकी अब ओबीसी के भी वोटरों के ऊपर। आपसे जानना चाहेंगे, एमवाई समीकरण आप में भी है, मोदी और योगी, क्या ऐसा लग रहा है कि मोदी और योगी के जरिए ही उत्तर प्रदेश को अब जीत सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी एक चुनौती है, छठे और सातवें चरण की अगर मैं बात करूं। देखिए किरण जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए नहीं अभिषेक जी, मेरा सवाल कृष्ण पांडे जी से था। अभिषेक जी, कृष्ण पांडे जी से मेरा सवाल है। अच्छा देखिए किरण जी, उत्तर प्रदेश का 24 भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, पुलिस सुरक्षा, उत्तर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर रोजगार व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में दंगाई भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों को दूर फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी और मोदी तो एक नायक है, परंतु उनको नायक बनाने का किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में पुनः अपना आस्तीन देकर और हमें एकमात्र चेहरा योगी मोदी को बनाया, लेकिन वह उत्तर प्रदेश की जनता से बना रही है। तो उसको पता है कि बेहतर सुरक्षा को दे सकता है तो कुछ लोग दे सकते हैं, बेहतर पर स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है, यही उत्तर प्रदेश का जहाँ पे सुविधाओं का अभाव था, यही देश था जहाँ पर एक पीपीई नहीं बनता था। परंतु कोरोना काल आने से कुछ ही दिन बाद जिस देश में पीपीई किट नहीं बनता था, हम पीपीई सप्लाई देश बन गए। यही देश था जहाँ पे छोटे छोटे लोग के लिए दूसरे जगह पर किट खरीदना पड़ता था, वैक्सीन खरीदनी पड़ती थी। जब दुनिया बड़ा इलाम कोरोना से कर रही थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री उनकी इच्छा शक्ति से ऐसा हुआ कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने न ही कोरोना का टीका बनाया, कोरोना का इंजेक्शन बनाया, वह हमने दुनिया को भी दिया। हमने सिर्फ भारत से सुरक्षित नहीं रखा, दुनिया को भी सुरक्षित करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व और नरेंद्र मोदी की बेहतर इच्छा शक्ति का ये परिणाम है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप दुनिया में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सुधा जी आप अपनी बात को रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात को रखिएगा। इसी के साथ एक सवाल भी मैं यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ। अगर हम देखें तो इस बार कई ऐसे मंत्री हैं योगी सरकार के जिनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होने वाली है 5वें चरण के चुनाव के दौरान। वहीं अगर कहें तो खोया हुआ जनाधार कांग्रेस को वापस से पाना होगा। इसको लेकर के क्या तैयारी है, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप जनता के बीच में है? आज प्रियंका गांधी वाड्रा आए हैं, राहुल गांधी आए हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश तो रहा होगा, लेकिन जनता को वापस से वो एक भरोसा दिलाना कि अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता के लिए ही कांग्रेस पार्टी है, तो इसको किस तरह से आप वापस से लेंगी? जी सुधा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। जी
जहां तक अभी दोनों भाई कह रहे थे एमआई फैक्टर पे बात हो रही थी, तो मैं कहती हूँ कि हमारा जो एमआई फैक्टर है वो महिला और युवा पे है। हमने उसको जाति धर्म व्यक्ति विशेष से छोड़ के उसकी बात की है महिला और युवाओं की बात, क्योंकि पूरे समाज की संरचना और संगठना आप जानते हैं कि उन्हीं दोनों पे डिपेंड करती है, और आपकी कार्य करने वाली जो जनता होती है वो यही दोनों में से हम निकाल के कार्य करने की जो क्षमता होती है इसे आती है। हमारे देश के, छोड़ दीजिए हम बस प्रदेश की बात करें तो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। भाई बोल रहे थे अभी कि कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे, मतलब इन्होंने बसपा को लाके दो जगह पे लगा लिया, क्योंकि अभी अमित शाह जी का बयान, फिर मायावती जी का बयान, वो जब मैंने पहले ही कहा था कि हर दौर की इनके जो तरीके हैं प्रचार के वो बदलेंगे, तो वो तरीका अब धीरे धीरे अब आ गया है इस पे कि अब अमित शाह जी को मायावती जी की बड़ाई करनी पड़ रही है, और मायावती जी भी कह रही है खुल के कि हाँ बहुत अच्छी सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि समीकरण कौन से बन रहे हैं, और इसमें जो बेचैनी अंदर की है वो निकल के आ रही है, क्योंकि मालूम है कि होने क्या वाला है, स्थितियां कितनी बदल गई हैं। ये बेचैनी आपको इस मतलब चौथे दौर के चुनाव के बाद स्थितियां बदली हैं, और वो सबको मालूम था कि इनकी जो नीतियां हैं किसान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बदलते बदलते कैसे बदलेंगी, स्तर बाय स्तर, स्टेप बाय स्टेप इनका पता होता है। अब लोगों को मालूम चल गया, पहले नहीं मालूम था, अब सबको पहले ही पता होता है। जैसे होता है ना कोई धारावाहिक, एक बार आप देखते हो, दो बार देखते हो, फिर आपको मालूम चल जाता है कि अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो इनकी तो पूरी स्थिति वही है कि इनको सबको पता चल गया, स्टार हो गई है। हम कार्य जनता के स्तर पे कर रहे हैं, जो खामियां रह गई थी उसको स्वीकार करने में कभी गुरेज नहीं होना चाहिए। और जो स्वप्न है इन लोग का, आजकल तो जो दिवा स्वप्न है इनमें सोने की जरूरत नहीं है, मान के बैठे हुए हैं। खामियां आप चुनावी वक्त में समझ रहे हैं, इसके पहले राहुल गांधी ने कितना दौरा किया अमेठी का, कितना दौरा किया अमेठी का, ये बता दीजिए। अमेठी का दौरा जिसको करना चाहिए था, जो कार्य करना चाहिए था, प्रश्न उनसे होना चाहिए ये, क्योंकि आप जनता ने स्मृति ईरानी 2017 में आई जीत करके, उसके पहले तो आपका गढ़ था ना, आपका दुर्ग है। तो क्या वहाँ पे कार्य नहीं हुआ है? आप तो गए वहाँ पे, और अगर वहाँ की जनता एक बार नकारती है तो क्या दूसरी बार वहाँ पर राहुल गांधी नहीं जाएंगे? कारण ढूंढा गया और उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया। आपने कारण पूछा था कि क्यों हुआ, जो हुआ है उसे दूर करने के लिए हम 5 साल जमीन पे थे, उस जमीनी स्तर पे कार्य किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बात कह पा रही हूँ। अगर हमें न पता होता कि कैसे कार्य करना या कहाँ पे कौन सी खामी रह गई है, जनसंपर्क होना सबसे जरूरी है, क्योंकि जनतंत्र है ये, और जनता का जनता से लोगों का संपर्क नहीं रहेगा तो जो बौखलाहट बीजेपी में दिख रही है वो सबके साथ होने वाली है। इस सीख के लिए है कि अगर आपको सत्ता में रहना है तो जनता से जुड़े रहना होगा, और अगर सब लोग ये समझ ले तो शायद ये हवाई बातें कि हम पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, मतलब स्वयं सरकार में और स्वयं लिस्टिंग कर रहे हैं कि हम प्रथम आएंगे, तुम द्वितीय, तृतीय आएंगे। खुद भी कह रही हैं कि जनता के संपर्क में रहना होगा, वहां काम किया गया है, उसकी कमियां क्या रहेगी, लेकिन ये जनता से संपर्क रखने के लिए जाना होगा ना। जी जा रहे हैं ना। कब? आपने कोरोना कितनी बार राहुल गांधी सालों से, आप बताइए कितनी बार आप लोगों ने प्रवेश करने पे इन लोगों का देखा है, कहाँ पे कहाँ कितना रोका गया, किसी न किसी बहाने से कुछ कार्य करना चाहोगे, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पुलिस इनके हाथ में है, ये कहीं जाने ही नहीं देते हैं, सीधा क्योंकि सवाल अपने अनुसार। चलिए ठीक है। नहीं, होता क्या है ना कि इनको सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली करवाना है। ये कर रहे हैं तो कोरोना नहीं, कुछ और नहीं, इनको कोई कहीं दंगा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई और पार्टी करती है तो इसको कहीं और रोक देते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। तो आप जानती हैं जमीनी स्तर कुछ और, कहा कुछ और जाता है। ठीक है, कृष्ण पांडे जी आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में अभिषेक जी कह रहे थे कि आदरणीय राहुल जी और आदरणीय प्रियंका जी, जब चुनाव आता है तो ये लोग आते हैं, ये हर राज्यों में, इसीलिए देश की जनता ने इनको कहा। कृष्ण पांडे जी आरोप भी तो आप लगा ना कि कोरोना था, आपने जाने नहीं दिया, दंगा हुआ जाने नहीं दिया, इस तरह की बातें कही है। कोरोना तो मात्र 2 साल से है, उसके पूर्व में ये लोग कहा थे, जनता ने इनको समझ नहीं आने दिया। इन्होंने हाथ जब ये सत्ता में रहते हैं, जाने पे रोका, जब ये सत्ता में रहते हैं तो 2G 4G 3G करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप लोग कार्य करने देना चाहते ही नहीं, कहीं कोई जान जाए कि कार्य कैसे होता है, दिक्कत ये है कि कार्य बेहतरीन कैसे होता है कोई जान जाएगा, इसीलिए रोकते हैं लोग, किसी को वहां पहुंचने नहीं देंगे। योगी मोदी इनका बस चले तो सोशल मीडिया और आप लोगों को नहीं रोके, वहाँ बस नहीं चल रहा है। भाई धर्म राजनीति और सब बहुत हो गया, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने सुन ली। हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि सपोर्ट कब होता है। ठीक है, मैं अभिषेक जी के पास चलती हूँ। अभिषेक जी
अभिषेक जी, आप अभी तक अगर हम अहमदाबाद के जेल में जाकर मिलते हैं तो आतंकियों से, भ्रष्टाचारियों से, दंगाइयों से इन लोगों का बहुत। मैं अभिषेक जी से सवाल कर लूं। आप जानते हैं ज्यादा आतंकी घटना कब हो रहे हैं, कितने सैनिक मारे गए, आपके हाथ में सब कुछ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसे भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जनता समझ गई है। अभिषेक जी, जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो ऐसा लगा कि किसान उनके साथ है, जाट उनके साथ है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पे एक वीडियो रखा, वीडियो में ट्रैक्टर चला करके रोड शो किया, कहा कि ट्रैक्टर, किसानों का ट्रैक्टर और एमवाई यानी कि मोदी योगी फैक्टर दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाएंगे और वापस से योगी सरकार बनाएंगे। अभी तक तो किसान आप अपने साथ मांग रहे, समझ रहे थे। देखिए किरण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है। जब किसान आंदोलन पे बैठे थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कौन कौन से शब्दों से, इनको कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा था या किसी से छुपा नहीं, देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा, तब शायद इनको याद नहीं आ रहा था। और जब चुनाव नजदीक आ गए, जब इनके हार के सिलसिले चालू हो गए, तब इन्होंने 3 काले कानून वापस कर लिए, तब इनको याद किसानों की आई। जब टेनी जी के लड़के ने सोची समझी साजिश करके अगर किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, तब इनको किसानों की याद नहीं आई थी। और तो और जब टेनी जी को बर्खास्तगी तक नहीं थी, ये सबसे बड़ी बात देखिए आप। और सबसे बड़ी बात, आज किसानों का हत्यारा टेनी जी का लड़का बाहर जमानत पे आ गया और खुशी दुबे आज भी बिना दोष के जेल में है। आखिर क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? ये जनता देख रही है। ठीक है कृष्णमोहन पांडे जी, दोहरे मापदंड क्यों यहाँ पर? और क्या ट्रैक्टर चला देने से किसानों का समर्थन आपको मिल जाएगा? क्या ट्रैक्टर चला करके रोड शो कर दिया तो आपको लगा कि किसानों का समर्थन मिल जाएगा? किरण जी, यदि आप ठीक से किसान परिदृश्य को देखें तो यही उत्तर प्रदेश और यही देश था जहाँ पे किसान आत्महत्या करता था, जिसके पास 100 रुपया मांगने पर कोई लेता था। भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार है, उनको किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, तो उनके आय दुगनी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, जो हाल किसान के खाते में 6,000 रुपए जा रहा है। तो सर्वाधिक एमएसपी की खरीदारी करी हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है, तो आलू और टमाटर अन्य फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है। तो ये बात करते हैं किसानों का क्या है, तो किसानों के जो चीनी मिलों को समाजवादी और बसपाई सरकारों ने बंद कर दिया था, उसमें 29 चीनी मिलों को प्रारंभ करने का काम क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, और उसमें तो 3 चीनी मिलें हमने नहीं चालू की है। और यही समझ चलिए सुधा जी, आप अपनी बात को जल्दी से रखिए 30 सेकंड्स में, ताकि उसके बाद में वाइंड अप करूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं, आपको अभी आज की न्यूज मालूम होगी, मैं इसमें कैसे बोलूं, ऐसे बोलने में कोई मतलब नहीं है। अभिषेक जी, कृष्णमोहन पांडे जी, आप सुन लेते सुधा जी को, उसके बाद वाइंड अप का टाइम है। सुधा जी जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है जितना आप लॉ एंड विकास की बात कर रहे हैं। आज की न्यूज है, जस्टिस अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के ने क्या बोला है भाजपा के सरकार को फटकारते हुए। ये आप जानते हैं कि देश में कानून नहीं बचा है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं और देश छोड़ देते हैं। आपका सर्वोच्च न्यायालय ये बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके दिए गए नोटिस पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकारी अफसर इतने बेलगाम हो गए हैं कि उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बोलना पड़ रहा है। आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? बातें बड़ी करने से सही तथ्य जुटलाए नहीं जा सकते। पांडे जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए इस पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है उनके जो नागरिकता जी के ठीक से आगे को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते उससे मैं उस स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ाऊं, आगे को ठीक से पढ़ाऊं। उन्होंने ये कहा है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको बेहतर तरीके से करे, इस पे प्रशासनिक स्तर पर तो ठीक है, लेकिन जो अधिकारी करते हैं समय से कोर्ट नहीं को इसकी समीक्षा करे सरकार, ना कि उन्होंने कहा कि दूसरी बात होता है।
ठीक है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी की वजह से मैं इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकती हूं, लेकिन पांचवें चरण का जो चुनाव है, जो मतदान है, वो होगा 27 तारीख को और देखना है कि क्या इसके बाद स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट हो सकती है कि सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन 10 मार्च को ये तस्वीर जो है वो क्लियर जरूर हो जाएगी। लेकिन अभी से तमाम बातें जो है यहां पर, ये जो बड़ी बातें हैं वो राजनीतिक दलों की तरफ से कही जाने लगी है कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि 4 चरणों के चुनाव और मतदान को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इतना प्यार समाजवादी पार्टी को मिला है जो पहले कभी नहीं मिला है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की वापसी जरूर होगी। इसी के साथ इस चर्चा में और इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए अमेज़न प्राइम के साथ।